हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे और पढ़ाई लिखाई बढ़िया चल रही होगी। कक्षा 12 भौतिक विज्ञान की आज की क्लास में हम लोग संधारित्र और सेलों मतलब ऐसे परिपथ जिनमें सेल भी लगा हुआ है संधारित्रों के साथ साथ, वहाँ पर हम संधारित्रों पर आवेश की मात्रा या संधारित्र में संचित ऊर्जा कुछ इस तरह के प्रश्नों को हल करेंगे। तो एक प्रश्न देखते हैं, छोटा सा है, यूपी बोर्ड परीक्षा में 2013 में आया था। एक परिपथ दिया हुआ है और ये पूछा गया है कि दिए गए परिपथ में संधारित्र की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा की गणना कीजिए। ठीक, परिपथ में क्या क्या दिया हुआ है। एक ये हमारे पास सेल है 10 वोल्ट। अच्छा, इस तरह जो डॉटेड बॉक्स के अंदर लिखा हुआ रहता है, मान लो सेल बना है और प्रतिरोध जैसा कुछ बना है, तो इसका मतलब सेल के साथ जो विभवांतर वोल्ट में कुछ लिखा है वो सेल का विद्युत वाहक बल है। और इस तरह जो छोटे से लिखा है थोड़ा सा प्रतिरोध बना हुआ है वो सेल का आंतरिक प्रतिरोध है। और बाकी उसके अलावा सेल के सिरों के बीच में 4 ओम का एक प्रतिरोध ये लगा है और 2 माइक्रोफैरेड का एक संधारित्र लगा है। पूछा यह गया है कि संधारित्र में कितनी विद्युत स्थितिज ऊर्जा संचित होगी। विद्युत स्थितिज ऊर्जा के हमारे पास जो कुछ सूत्र हैं, एक बटा 2 क्यू गुणा वी, एक हाफ सी वी स्क्वायर और दूसरा क्यू स्क्वायर अपान 2 सी। तो हमको कितनी 3 चीज़ें हैं, या तो हम क्यू स्क्वायर अपान 2 सी देखें, या हाफ सी वी स्क्वायर देखें, या हाफ क्यू वी देखें। देखो सी तो हमको पता है, यानी हमको क्यू या वी में से एक चीज़ कुछ निकालनी पड़ेगी। क्यू का मतलब इस पर आवेश की मात्रा, आवेश की मात्रा के लिए भी हमको वोल्टेज निकालना पड़ेगा। तो कुल मिला के वोल्टेज अगर निकाल लेते हैं कि इसके सिरों के बीच में कितना विभवांतर होगा, तो धारिता सी पता है और वी अगर हमको मिल जाए तो हम हाफ सी वी स्क्वायर से निकाल सकते हैं। हमारे पास 3 सूत्र थे, तो हमें सी के अलावा क्यू या वी में से कुछ एक चाहिए था। क्यू के लिए भी संयोग से वी चाहिए, तो हम पहले वी ही निकाल लेते हैं। वी का मतलब इसके सिरों के बीच में वोल्टेज, और इसके सिरों के बीच में वोल्टेज क्या होगा, जब सेल से धारा ली जा रही होगी तो सेल के सिरों के, दरअसल इस तरह के सवालों को हल करने में कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे आएंगे जो हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी आगे पढ़ेंगे, धारा विद्युत पढ़ेंगे, तो 1-2 पाठ बाद पढ़ेंगे, वहाँ थोड़ा अच्छे से समझेंगे इसको। लेकिन इस पाठ में चूंकि कुछ प्रश्न आए हैं यूपी बोर्ड में, तो हम लोग 2-3 बेसिक चीज़ों का ध्यान रखते हुए उन सवालों को हल करने की कोशिश करेंगे। एक ये कि जब हम सेल से कोई धारा नहीं ले रहे होते हैं तो उस स्थिति में सेल के सिरों के बीच का जो विभवांतर होता है, अधिकतम विभवांतर जो वो सेल दे सकता है, उसे हम सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। दूसरा, जब हम सेल से कुछ धारा ले रहे होते हैं, परिपथ में सेल धारा दे रहा होता है, तो सेल के अपने खुद के आंतरिक प्रतिरोध के कारण सेल में कुछ विभव पतन हो जाता है। उस विभव पतन यानी विभव में कमी के कारण बाह्य परिपथ में उपलब्ध विभवांतर कुछ कम हो जाता है। उसे हम लोग प्रचालन विभवांतर, ऑपरेटिंग पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। और फिर अलग अलग मान लो कई प्रतिरोध लगे हैं, तो परिपथ से अगर आई धारा बह रही है, आर कोई प्रतिरोध है, तो आई गुणे आर उस प्रतिरोध के सिरों के बीच में विभवांतर होता है। और एक और जिसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी इन सवालों में, अगर हमें सेल का विद्युत वाहक बल पता है, आंतरिक प्रतिरोध पता है और बाह्य परिपथ का कुल प्रतिरोध पता है, तो सेल से ली जाने वाली धारा जब डिस्चार्ज हो रहा है तो आई बराबर कैपिटल ई बटे कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, विद्युत वाहक बल, बाह्य परिपथ का प्रतिरोध, सेल का आंतरिक प्रतिरोध, इससे निकालेंगे। तो ये 2-3 बेसिक बातें अगर ध्यान में रहेंगी तो हम लोग संधारित्र में ज़रूरत भर के जो हमारे सवाल होंगे उतना हम लगा लेंगे। तो आते हैं इस सवाल पर। यहाँ क्या था, सेल का विद्युत वाहक बल 10 वोल्ट, आंतरिक प्रतिरोध 1 ओम, बाह्य परिपथ में कुल प्रतिरोध 4 ओम का है। तो ये 3 चीज़ें दी हुई हैं, स्मॉल आर आंतरिक प्रतिरोध, कैपिटल ई विद्युत वाहक बल और कैपिटल आर बाह्य परिपथ का प्रतिरोध मालूम है। अब शुरुआत में जब ये सेल संधारित्र डिस्चार्ज रहा होगा, तो शुरुआत में जो धारा जाएगी इसको आवेशित करेगी। एक बार जब संधारित्र पूरी तरह से आवेशित हो चुका होगा तो फिर संधारित्र से होकर कोई धारा नहीं बहेगी, वहाँ पर आवेश की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो एक तरह से वो खुले परिपथ की तरह व्यवहार करेगा। फिलहाल वहाँ धारा समझो नहीं बहेगी, विभवांतर जरूर उसकी प्लेटों के बीच में लगा रहेगा जब फुली चार्ज हो गया है। तो इसीलिए हम लोगों ने लिखा है कि स्थायी अवस्था में सेल से प्रवाहित धारा, क्योंकि जब तक स्थायी अवस्था नहीं प्राप्त किया था तब तक वो कुछ अतिरिक्त धारा ले सकता था, ये लिया होगा। तो जब ये धारा लेना बंद कर दिया तब अब हमारे पास सेल की धारा के लिए परिपथ इतना महत्वपूर्ण है केवल। और इसके लिए स्मॉल आई धारा का मान कैपिटल ई बटे आर प्लस आर, ई का मान 10 वोल्ट, ये 4 ओम, ये 1 ओम, वोल्ट बटे ओम करेंगे तो लास्ट में एम्पियर आएगा। ये एसआई मात्रक हैं दोनों, तो धारा का एसआई मात्रक एम्पियर। तो कुल मिला के 2 एम्पियर है जो सेल से धारा ली जा रही है। फिर अब जब 2 एम्पियर इस सेल से धारा जा रही है इस वाले परिपथ में, इसके चार्ज हो जाने के बाद, तो
4 ओम प्रतिरोध है, 2 एम्पियर धारा है, तो इसका मतलब जो प्रतिरोध 4 ओम का है उसके सिरों के मध्य विभवांतर कैपिटल वी इस प्रकार होगा कि कैपिटल वी बराबर स्मॉल आई गुणे कैपिटल आर, आई का मान 2 एम्पियर, कैपिटल आर का मान 4 ओम, दोनों को गुणा करेंगे तो यह SI मात्रक आएगा वोल्ट। तो हमारी वोल्टता मतलब इस 4 ओम प्रतिरोध के सिरों के बीच में विभवांतर आया 8 वोल्ट का। ध्यान दीजिए, जो इस प्रतिरोध के सिरों के बीच का विभवांतर होगा इन्हीं सिरों से जुड़ा है आपका संधारित्र, तो इसका मतलब संधारित्र की प्लेटों के बीच भी विभवांतर 8 वोल्ट ही होगा, तो यही विभवांतर संधारित्र की प्लेटों के मध्य भी होगा। अतः संधारित्र में संचित ऊर्जा कैपिटल U हाफ CV², हाफ C का मान लो माइक्रोफेरेड था, हम माइक्रो हटाने के लिए 10⁻⁻6 कर लिए, और V वोल्टेज 8 का वर्ग, 2 और 2 कट गए, 8 × 64 गुणे 10⁻⁻6 जूल, या ये 10 से बड़ा है, दशमलव का एक अंक पीछे खिसका सकते हो तो 6.4 गुणे 10 लिख सकते हो, तब ये 6.4 गुणे 10⁻5 जूल हो जाएगा। या 10⁻6 के लिए अगर माइक्रो लिख लोगे तो आप इसको 64 माइक्रो जूल कह सकते हो। ये फिलहाल इस प्रश्न का उत्तर हुआ। अब एक सवाल देखते हैं दूसरा प्रश्न देखते हैं। यूपी बोर्ड परीक्षा में 2018 में आया था। एक ये नेटवर्क दिया हुआ है, संधारित्रों का एक जाल दिया हुआ है और पूछा गया है कि संधारित्रों के दिए नेटवर्क में बिंदुओं ए व बी, ए यहाँ है और बी यहाँ है, ए और बी के मध्य तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए और 4 माइक्रोफैरेड संधारित्र जो ये लगा है क्योंकि और कोई 4 वाला है नहीं, संधारित्र की प्लेटों के मध्य विभवांतर की गणना कीजिए। देखिए, जब कभी भी हमें संधारित्रों मतलब इस तरह कोई जाल दिया हुआ हो और किसी भी संधारित्र पर आवेश की मात्रा निकालनी हो, मान लो दिए गए जाल में से किसी एक पर आवेश या उसकी प्लेटों के बीच विभवांतर पूछा गया है, तो ज़्यादातर स्थितियों में ऐसा होगा कि हमको तुल्य धारिता निकालनी पड़ेगी। तुल्य धारिता निकालेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे कि समझ लो सेल पूरे परिपथ को एज ए होल जो तुल्य धारिता के उस संधारित्र के साथ व्यवहार कर रहा होगा, फिर वहाँ से उसको टुकड़ों में बांटते जाएंगे। ये ध्यान रखते हुए कि श्रेणी क्रम में सभी संधारित्रों पर आवेश का मान समान रहता है और समांतर क्रम में वोल्टेज समान रहता है। श्रेणी क्रम में जहाँ पर आवेश समान है वहाँ वोल्टेज बढ़ता है और समांतर क्रम में जहाँ वोल्टेज सब संधारित्रों की प्लेटों के मध्य समान है वहाँ पर आवेश की मात्रा बढ़ती है। तो ये बेसिक बात ध्यान रखते हुए, और हमारे कुछ बेसिक सूत्र हैं जैसे धारिता की परिभाषा C = Q/V से, वहाँ से हम देख लेंगे Q = C × V या V = Q/C जैसी ज़रूरत होगी। तो यहाँ इस प्रश्न में पहले क्या था, अभी देखो ये 1 2 3 3 के 3 हैं, फिर 18 माइक्रोफैरेड, ये 4 माइक्रोफैरेड, ये 6 माइक्रोफैरेड, और ये संधारित्र का जाल A और B, इन सिरों के बीच में हमें निकालना है तुल्य धारिता, और ये हमारा जुड़ा हुआ है एक बैटरी से। अच्छा, मान लो बैटरी ना दी हुई हो प्रश्न में, तो भी कई बार हम लोग तुल्य धारिता निकालने के लिए एक आवेश की कल्पना करते हैं, या आप सेल इमेजिन कर सकते हो कि समझो हम आवेश वहाँ से लेके चले, फिर देखते थे कि आवेश कहाँ कहाँ बटता है, जहाँ बटेगा वो समांतर क्रम में, जहाँ नहीं बटेगा एक ही रास्ते से चला गया श्रेणी क्रम में। फिलहाल अब यहाँ पर आप देखिए, ये जो आपके 3 माइक्रोफैरेड के 3 संधारित्र हैं, थोड़ा हमने संक्षेप में इसको करने की कोशिश की है, बाकी आप इसको विस्तार में लिख सकते थे, हमने समझाने भर के लिए केवल, तो इसलिए लिखने में बीच में भाषा कुछ शार्ट हो गई होगी। ये 1 2 3, ये 3 देखिए आपके समांतर क्रम में है। क्यों? यहाँ से चले, यहाँ पहुँचे, यहाँ गए तो फिर रास्ता बटा, ये रास्ता और ये रास्ता समांतर क्रम में होगा, फिर इस रास्ते पे आगे बढ़े तो ये संधारित्र, यहाँ से आगे बढ़े, यहाँ फिर आप देखिए रास्ते का विभाजन हुआ है, कुछ इधर जाएगा, कुछ इधर जाएगा और कुछ इधर नीचे आएगा। चूँकि इस जोड़ पर भी रास्ते का विभाजन हुआ है तो ये तीनों हमारे हो गए समांतर क्रम में। हम कई बार शुरुआत करके लास्ट की तरफ बढ़ते जाते हैं और जो सबसे बाद वाले लूप मिलेंगे, बंद आकृतियाँ मिलेंगी, उधर से फिर वापस उल्टा में सरल करते हुए आते हैं। तो ये तीनों हो गए समांतर क्रम में। समांतर क्रम में हमारी धारिताएं सीधे जुड़ जाती हैं। एक चीज़ और, पिछले वीडियो में भी मुझसे गलती हुई थी कि कई बार हम लोग तुल्य धारिता के बजाय आदत पड़ी है प्रतिरोध मुँह से निकल आया होगा, तो वो आप समझे रहना कि अभी धारिता के पार्ट में हम लोग संधारित्र की धारिता कह रहे हैं, प्रतिरोध नहीं। भूल से कभी निकल आए तुल्य प्रतिरोध तो आप समझना कि हम धारिता कहना चाह रहे थे, में भी गलती हो सकती है। तो ये इन तीनों संधारित्रों की मिलाकर के तुल्य धारिता हो गई 9 माइक्रोफैरेड। वही हमने लिखा कि 3 माइक्रोफैरेड के संधारित्र समांतर क्रम में हैं, तो इनकी अगर आप तुल्य धारिता कहो तो 3 + 3 + 3, क्योंकि समांतर क्रम में C1 + C2 + C3, तो ये इतना हो गया 9 माइक्रोफैरेड। अब आप गौर करिए, ये 9 माइक्रोफैरेड इस 18 माइक्रोफैरेड के साथ श्रेणी क्रम में है। क्यों? इन तीनों को हटा करके मान लो हम ये ब्रांच हटा देते, ये ब्रांच हटा देते, खाली ये एक बीच में रहने देते, तो 18 और ये 9 श्रेणी क्रम में हो जाते।
तो अब श्रेणी क्रम में क्या है, C1 C2 बटे C1 प्लस C2, तो यानी 18 और ये इतने पूरे का अगर आप निकालते तो कितना आता, मान लो इतने को हमने C डैश कहा था, तो C डैश 18 माइक्रोफैरेड के साथ श्रेणी क्रम में है, और इतने का तुल्य अगर हम C डबल डैश कह रहे हैं तो वो हो जाता 18 गुणे 9 बटे 18 प्लस 9 श्रेणी क्रम में। 18 9 27 हो गया, 18 बटे 27, 9 त्रिक 27, 3 18, 6 माइक्रोफैरेड कितने का, इतनी दूर का आया है। अब इतनी दूर वाले में फिर आप गौर करिए, ये इतना पूरा हटा दिए होते हम, खाली इस ब्रांच में एक लगा होता 6 माइक्रोफैरेड, दूसरा इस ब्रांच में 6 माइक्रोफैरेड, यहाँ से जब आप आते तो एक इधर बट गया रास्ता, एक इधर बट गया, अब इस पूरे में एक लगा है, समझो यहाँ एक 6 का लगा है, तो ये 6 और ये 6 ये दोनों हो जाते हैं हमारे फिर समांतर क्रम में। तो वही हमने यहाँ लिख लिया था कि ये 18 और ये 3 वाले 3 मिला के 6 माइक्रोफैरेड, और ये एक 6 पहले से लगा हुआ था, और ये 4 माइक्रोफैरेड ये वाला बचा ही है। तो यहाँ सेल से निकले 4 पे गए, 4 के आगे बढ़े तो फिर 2 रास्ते, 4 पे गए 4 के आगे गए तो 2 रास्ते, एक पे ये 6 और एक पे इसका तुल्य 6, इस तरह का हमारा स्ट्रक्चर बना। अब यहाँ आप देखिए ये 6 और 6 माइक्रोफैरेड समांतर क्रम में है, इन दोनों का तुल्य अगर आप निकालें तो 6 6 12 हो जाएगा ना, 12 माइक्रोफैरेड। उसको हमने यहाँ इस रूप में लिख लिया था कि अब इस 4 माइक्रोफैरेड के साथ समझो ये 12 माइक्रोफैरेड का बचा है, और इसकी धारिता मान लो C ट्रिपल डैश कहे थे। फिर ये 4 माइक्रोफैरेड और 12 माइक्रोफैरेड श्रेणी क्रम में है, यहाँ से यहाँ तक जाने में कोई रास्ता तो बटा नहीं है, तो श्रेणी क्रम में है, तो C1 C2 बटे C1 प्लस C2 से इनकी लास्ट अंतिम धारिता निकाल लिए, तो 4 गुणे 12 बटे 4 प्लस 12, यानी 12 4 16 हो गया, फिर 4 चौक 16, 4 3 12, 3 माइक्रोफैरेड ये हमने यहाँ इस रूप में लिख लिया था। ठीक, तो कुल मिला के हमारा A और B के बीच में तुल्य धारिता कितनी आई, A और B के बीच में तुल्य धारिता आई 3 माइक्रोफैरेड। तो एक भाग का उत्तर तो ये हुआ, क्योंकि पूछा गया था कि A और B के मध्य तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। और दूसरा क्या कहा गया था कि जो 4 माइक्रोफैरेड का संधारित्र है ये वाला, इसकी प्लेटों के बीच विभवांतर निकालना है। तो जब हम सरल करते हुए आए थे आप यहाँ तक पहुँचिए, क्योंकि यहाँ वाले में तो 4 गायब हो गया है, दिख नहीं रहा है, यहाँ तक में सबसे लास्ट सरल वाले में है जहाँ 4 दिख रहा था, बाकी सबका परिणाम इतना आया था। तो अब यहाँ पर आप गौर करिए, पहले तो चाहे तो 2 तरीके हैं हमारे पास लगाने के, चाहे तो हम ये देख लें कि यही 2 वोल्ट की बैटरी है जो A और B के सिरों के बीच में लगी है, फिर ये दोनों श्रेणी क्रम में है, तो श्रेणी क्रम में है तो विभव बटेगा, तो चाहे तो हम इसके सिरों के बीच में विभव निकाल लें। या दूसरा एक तरीका है कि इसकी हम ये देखें तुल्य धारिता हमारी 3 माइक्रोफैरेड आई थी, बैटरी 2 वोल्ट विभवांतर की है, इसने कुल कितना आवेश दिया होगा इस पूरे परिपथ को कुल मिला के, इतने को जो कि 3 माइक्रोफैरेड लास्ट में हमारा बना था, कितना दिया होगा, तो ये हमको V पता है, ये हमको C पता है, तो Q बराबर CV से हम Q निकाल सकते हैं। तो हमने वही किया था कि बैटरी द्वारा दिया गया कुल आवेश Q इस प्रकार होगा कि Q बराबर C4 टाइम्स डैश C डैश 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 4 बार। तो ठीक है, प्रदर्शित करने का अपना तरीका है, आप C4 C1 C2 C3 4 भी लिख सकते थे। तो ये धारिता तुल्य गुणे वोल्टेज 3 माइक्रोफैरेड गुणे 2 वोल्ट। ध्यान देना यहाँ माइक्रो की जगह हम 10 की घात -6 भी लिख सकते थे, तो लास्ट में यहाँ -6 आता 10 की घात में, फिर हम माइक्रो बदलते या सीधे माइक्रोफैरेड गुणा वोल्ट करेंगे तो माइक्रो कूलाम आएगा आवेश का मान। इसका मतलब बैटरी ने कुल इतना आवेश दिया था। फिर आप यहाँ गौर करिए, 4 माइक्रोफैरेड और 12 माइक्रोफैरेड के संधारित्र श्रेणी क्रम में है, और श्रेणी क्रम में आवेश की मात्रा समान रहती है। इसका मतलब यही आवेश जो बैटरी ने कुल दिया है 6 माइक्रो कूलाम, यही माइक्रो आवेश इस संधारित्र की प्लेटों पर भी होगा, यही इस संधारित्र की प्लेटों पर भी होगा। और हमें ज़रूरत किसकी है, 4 माइक्रोफैरेड संधारित्र की, तो यानी 4 माइक्रोफैरेड धारिता वाली संधारित्र की प्लेटों पर आवेश की मात्रा 6 माइक्रो कूलाम होगी। अब हमें आवेश पता है, धारिता पता है, तो वोल्टेज यानी विभवांतर उसकी प्लेटों के बीच का निकाल सकते हैं। तो अतः 4 माइक्रोफैरेड संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर कैपिटल V बराबर Q बटा C, Q आवेश की मात्रा 6 माइक्रो कूलाम, C उसकी धारिता 4 माइक्रोफैरेड, माइक्रो माइक्रो दोनों हैं, चाहे तो 10 की घात -6 लिख सकते थे साथ में, बाद में काट देते, या ऐसे भी छोड़ दो, तो माइक्रो में ये तो समझो कट गए। टोटल लास्ट में बचा 1.5 वोल्ट, 1.5 वोल्ट। ये इस प्रश्न का उत्तर। 2 भाग, एक ये कि हमारी A और B के बीच में जो तुल्य धारिता आई है वो 3 माइक्रोफैरेड है, और दूसरा ये कि 4 माइक्रोफैरेड धारिता वाले संधारित्र की प्लेटों के मध्य विभवांतर 1.5 वोल्ट है। ठीक, एक प्रश्न और देखते हैं।
तीसरा प्रश्न देखते हैं। ये यूपी बोर्ड परीक्षा में 2019 में आया था। एक परिपथ दिया हुआ है। दिए गए परिपथ में ज्ञात कीजिए। पहला तो ये निकालना है कि प्रत्येक संधारित्र में संग्रहित आवेश की मात्रा क्या होगी, और दूसरा संधारित्र ये बने हुए हैं ना, एक ये संधारित्र है 1 माइक्रोफैरेड धारिता का, ये संधारित्र है 2 माइक्रोफैरेड धारिता का। हमें निकालना है कि इन पर संचित आवेश की मात्राएं क्या होंगी, और निकालना है ये स्मॉल ए बिंदु और स्मॉल बी बिंदु के बीच में विभवांतर कितना होगा। ठीक, ये 12 वोल्ट की बैटरी से जुड़ा है। 1 ओम यहाँ बैटरी के बगल में, सेल के बगल में लगा हुआ है, यानी ये सेल का आंतरिक प्रतिरोध है। यहाँ आप आओ तो ध्यान दो, समांतर क्रम में बट गया है। ये दोनों संधारित्र श्रेणी क्रम में एक दूसरे के लगे हैं, और यहाँ ये दो हमारे पास प्रतिरोध श्रेणी क्रम में लगे हुए हैं। हम शुरुआत में क्या करेंगे, हमें निकालना है संधारित्र में संग्रहित आवेश की मात्रा। आवेश की मात्रा C पता है, अगर हमको V पता चल जाए, वोल्टेज डिफरेंस पता चल जाए, तो हम निकाल सकते हैं वहाँ पर कितना आवेश संग्रहित इकट्ठा हुआ रहा होगा। और ध्यान देना, शुरुआत में हम लोग पहले परिपथ की तुल्य धारिता निकालने की कोशिश करेंगे। तो दो चीज़ें पहले निकालेंगे। एक तो ये कि ये सेल कितनी धारा दे रहा है, उस धारा के नाते हम देखेंगे कि इन प्रतिरोधों के सिरों के बीच में कितना विभवांतर उत्पन्न होगा, और यही विभवांतर इस संधारित्र की इसके और इसकी प्लेटों के बीच में होगा। तो आते हैं इसके हल पर। ठीक, अभी देखो हमारे पास क्या है, ये सेल का विद्युत वाहक बल 12 वोल्ट है, तो ई का मान 12 वोल्ट हो गया। सेल का आंतरिक प्रतिरोध 1 ओम, ठीक है, स्मॉल आर बराबर 1 ओम। बाह्य परिपथ में कुल प्रतिरोध, तो इसके अलावा यही दो 3 ओम और 6 ओम के प्रतिरोध हैं। यहाँ से बटने के बाद ये सही है कि एक रास्ते पर संधारित्र लगे हैं, एक रास्ते पर प्रतिरोध लगा हुआ है, लेकिन ये दोनों प्रतिरोध तो फिलहाल एक ही रास्ते पर हैं। तो इसका मतलब ये दोनों प्रतिरोध श्रेणी क्रम में हैं। श्रेणी क्रम में हैं तो इसका मतलब तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा, सीधे R1 प्लस R2। ध्यान रखना, धारिता समांतर क्रम में सीधे जुड़ती है और प्रतिरोध श्रेणी क्रम में सीधे जुड़ते हैं। तो इन प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में हम सीधे जोड़ देंगे तो 3 + 6 यानी 9 ओम हो जाएगा। ये बाह्य परिपथ का हमारा कुल प्रतिरोध है। अब इसके पहले भी हम लोगों ने बात की है कि सेल से ली जाने वाली धारा जब सेल डिस्चार्ज हो रहा हो तो स्मॉल आई बराबर कैपिटल ई बटे कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। तो मान रख देते हैं, सेल से प्रवाहित यानी ली जाने वाली धारा स्मॉल आई बराबर कैपिटल ई, सेल का विद्युत वाहक बल कैपिटल आर, बाह्य परिपथ का कुल प्रतिरोध स्मॉल आर, सेल का आंतरिक प्रतिरोध। मान हमने रख दिया, एसआई मात्रकों में था, ये वोल्ट में था, ये ओम में था, तो लास्ट में जो उत्तर आएगा वो एसआई मात्रक एम्पियर में आएगा। तो 12/10 यानी 1.2 एम्पियर धारा थी जो सेल से ली जा रही थी। अब हम देखें इस ए और बी सिरे के बीच में विभवांतर कितना होगा। तो उसके लिए ए और बी के बीच में हमारा तुल्य प्रतिरोध कितना है, 3 + 6 9 ओम। अब इस 9 ओम के सिरे से जब 1.2 एम्पियर की धारा बहेगी तो जितना वोल्टेज डिफरेंस पैदा होगा, अब हम पहले वो निकालने की कोशिश करेंगे। तो वो कितना है, तो आप सीधे दोनों को गुणा कर दीजिए। बाह्य परिपथ का कुल प्रतिरोध V बराबर I × R से। ठीक, धारा ये एम्पियर में थी, प्रतिरोध ओम में था, तो उत्तर जो हमारा आएगा एसआई मात्रक वोल्ट में आएगा। कुछ जगह यहाँ देखिए जैसे हमने V लिखा है, एक आध जगह ये V वोल्टेज नहीं है, बाह्य परिपथ का प्रतिरोध है, इसलिए आगे हम लोगों ने मात्रक वाले वोल्ट को पूरा नाम लिख लिया है वोल्ट से। तो 12×9 = 108, 10.8 वोल्ट हो गया। ये यहाँ और यहाँ के बीच में विभवांतर, और यही विभवांतर ये सिरा B से जुड़ा है, ये सिरा A से जुड़ा है। ये धन विभव पर 12 वोल्ट है, ये बड़े वाले इलेक्ट्रोड है, मतलब धन इलेक्ट्रोड है, ये ऋण इलेक्ट्रोड। आप सरलता के लिए इसको 12 वोल्ट पे मान सकते हो, इसको 0 पे मान सकते हो। ठीक, तो फिलहाल विभव पतन यानी इसका वाला हिस्सा निकाल देने के बाद ये बाह्य परिपथ में 10.8 हमारा A और B के बीच में विभवांतर बचा। अब ध्यान रखिएगा, अब जरा हम जानने की कोशिश करते हैं कि इस युग्म को, संधारित्र ये जो दोनों हैं, इसको कितना आवेश मिला होगा। तो पहले हम लगे हाथ इनकी तुल्य धारिता निकाल लेते हैं। ये दोनों संधारित्र भी श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, क्योंकि यहाँ से बंटवारे के बाद जब आप इस लाइन पे आते हो तो यहाँ से यहाँ तक जाने में कोई बंटवारा नहीं हुआ है, तो श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। श्रेणी क्रम में तुल्य धारिता C1 × C2 बटे C1 + C2, तो हम तुल्य धारिता निकाल लेंगे। तो अब श्रेणी क्रम में जो दोनों संधारित्र लगे हैं उनकी तुल्य धारिता C बराबर 1 × 2 बटे 1 + 2, दोनों माइक्रोफैरड में थे, तो सीधे उत्तर हमारा माइक्रोफैरड में आ जाएगा। यानी C बराबर ऊपर 2 नीचे 3, 2/3 माइक्रोफैरड। अब आप गौर करिए, A और B के बीच में विभवांतर कितना है, 10.8 वोल्ट।
ए और बी के बीच में हमारी तुल्य धारिता कितनी है? 2/3 माइक्रोफैरेड। अब हमको V पता है, C पता है, तो इसका मतलब कितना आवेश इन दोनों संधारित्रों को मिला करके दिया गया होगा वो हम निकाल सकते हैं। तुल्य आवेश Q बराबर CV से तुल्य धारिता गुणे वोल्टेज, ये 3 से गुणा किए, 3 त्रिको 9, 3 छंग 18, 3.6 गुणे 2, 36 दूनी 72, 7.2। ध्यान देना ये माइक्रोफैरेड है, ये वोल्ट है। चाहे तो हम माइक्रो को 10⁻⁻6 में बदल लेते, तो लास्ट में यहाँ 10⁻⁻6 हटाते तो माइक्रो लिख लेते, या माइक्रोफैरेड गुणा वोल्ट है तो सीधे उत्तर माइक्रो कूलाम में आ जाएगा। तो अभी फिलहाल क्या है, सेल द्वारा जो दिया गया आवेश है संधारित्रों को वो 7.2 माइक्रो कूलाम है। फिर आप ध्यान दीजिए, ये संधारित्र और ये संधारित्र श्रेणी क्रम में है। इसका मतलब जो इस पूरे संयोजन को दिया गया आवेश होगा वही इस संधारित्र की प्लेटों के बीच भी आवेश होगा और वही इस संधारित्र की प्लेटों के बीच भी आवेश होगा। इसका मतलब इस संधारित्र पर भी इतना ही 7.2 माइक्रो कूलाम आवेश और 2 माइक्रोफैरेड वाले संधारित्र पर भी 7.2 माइक्रो कूलाम आवेश। तो एक भाग तो हमारा ये कि प्रत्येक संधारित्र में संग्रहित आवेश की मात्रा क्या है, उसका उत्तर होगा कि 7.2 माइक्रो कूलाम या 7.2 गुणे 10⁻⁻6 कूलाम। ये एक उत्तर हुआ। दूसरा हमें क्या निकालना है, बिंदु स्मॉल ए व स्मॉल बी के बीच विभवांतर, इसके और इसके बीच में विभवांतर निकालना है। इसको हम कैसे निकाल सकते हैं? देखिए, कैपिटल ए और कैपिटल बी के बीच का विभवांतर तो हमको पता है कि 10.8 वोल्ट है, ठीक। अब इस पर हमें आवेश की मात्रा पता है, इसकी हमें धारिता पता है, तो इसके सिरों के बीच में विभवांतर हम निकाल सकते हैं और जो इसके सिरे के बीच का विभवांतर आएगा वही स्मॉल ए और कैपिटल ए के बीच का विभवांतर होगा, ठीक। कैसे निकालेंगे? Q का मान 7.2 माइक्रो कूलाम, C का मान 1 माइक्रोफैरेड, तो 1 माइक्रोफैरेड के सिरों के मध्य विभवांतर Q बटा C से निकाल लो तो 7.2 माइक्रो कूलाम बटे 1 माइक्रोफैरेड, माइक्रो माइक्रो कट गए, लास्ट में कूलाम बटे फैरेड यानी वोल्ट, 7.2 वोल्ट वो होगा विभवांतर इसकी प्लेटों के मध्य और यही विभवांतर होगा VA माइनस V स्मॉल ए। ये सिरा उच्च विभव पर, ये सबसे निम्नतम विभव पर होगा, ये बीच वाला उनके बीच में होगा। तो फिलहाल कैपिटल ए और स्मॉल ए में स्मॉल ए अपेक्षाकृत कम विभव पर होगा, तो यानी VA माइनस VA स्मॉल ए बराबर 7.2 वोल्ट। एक समीकरण हुआ। दूसरा, हाँ, इसको निकालने का एक तरीका और हो सकता था हमारे पास। ध्यान दीजिए, जब संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं तो संधारित्र की प्लेटों के मध्य विभवांतर उनकी धारिताओं के व्युत्क्रमानुपात में होते हैं, ठीक। क्यों? V बराबर Q बटा C, Q सब पर बराबर C1 C2 C3 जो भी धारिताएं हैं। तो यहाँ से हम निकालते, यहाँ और यहाँ के बीच में कुल विभवांतर 10.8 वोल्ट। धारिताओं के व्युत्क्रमानुपात का मतलब इसके हिस्से में 2 आएगा, इसके हिस्से में 1 आएगा। कुल हिस्से कितने हुए? 3। इसके हिस्से में 2 आएगा ना, तो 2/3। वो भिन्न वाले से देख सकते हो कि 1 और 2 भाग हैं, यानी 2:1 में विभाजित करना है। तो पहले का हिस्सा 2/3, दूसरे का हिस्सा 1/3। तो इसका 2/3 करोगे तो भी यही आएगा ना, 3 त्रिको 9, 3 छंग 18, 36 दूनी 72। तो यही आता, चाहे हम वैसे लगाते चाहे वैसे, इसके और इसके बीच में विभवांतर। फिर अब हम जरा इसके और इसके बीच में विभवांतर देख लें। तो इस वाली धार परिपथ में जब आप आते हो, हम लोगों ने अभी बात की थी कि सेल से प्रवाहित धारा, देखिए चार्ज हो जाने के बाद इनसे होकर के कोई धारा नहीं बहेगी। तो ये परिपथ समझ लो खुला हुआ है, उससे धारा नहीं जा रही है। अब धारा केवल इस परिपथ से ऐसे जाएगी। तो किसी भी प्रतिरोध के सिरों के बीच में विभवांतर I गुणे R के बराबर होता है। I का मान 1.2 एम्पियर है, R का मान 3 ओम है, यानी हम VA माइनस V स्मॉल b अगर कर रहे हों ये, तो ये I इंटू R यानी 1.2 एम्पियर धारा और 3 ओम ये प्रतिरोध, दोनों का गुणा किए तो बारते हैं 36, 3.6 वोल्ट। अब इन दोनों समीकरणों को आप घटा दो, तो घटाने पर फिर हमने क्या किया था, ये तो VA और यहाँ ये माइनस VA कट जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आ जाएगा VB माइनस VA बराबर और 7.2 माइनस 3.6 वोल्ट यानी 3.6 वोल्ट। ये विभवांतर है VB माइनस VA का, यानी इसका विभवांतर इसकी तुलना में धनात्मक आया है। इसका मतलब ये उच्च विभव पर होगा या निम्न विभव पर होगा। और अगर आप VA माइनस VB कहते तो माइनस 3.6 आता। तो ठीक है, फिलहाल ये एक प्रश्न हुआ। एक प्रश्न और देखते हैं। एक छोटा सा प्रश्न है पर एक ट्रिक है, इसमें ध्यान रखना है। यूपी बोर्ड परीक्षा में 2016 में आया था। इस प्रश्न में क्या है
दिए गए परिपथ में संधारित्र की प्लेटों पर आवेश की मात्रा निकालनी है। एक ही ये संधारित्र है। इस संधारित्र के साथ इसी लाइन में श्रेणी क्रम में 10 ओम का एक प्रतिरोध जुड़ा हुआ है। दूसरी भुजा में एक 2.5 वोल्ट विद्युत वाहक बल की बैटरी जुड़ी हुई है और स्मॉल r बराबर 0.5 ओम यानी वो उस सेल का या बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध है। और एक तीसरी भुजा में 2 ओम का प्रतिरोध लगा हुआ है। ध्यान हमें क्या रखना है, ध्यान रखिएगा, जब शुरुआत में तो संधारित्र आवेशित नहीं था तब तक तो उस परिपथ में धारा बहेगी। एक बार जब संधारित्र पूरी तरह से आवेशित हो गया तो मतलब जितना आवेश उस पर होना चाहिए इसके बैटरी के कारण उत्पन्न विभवांतर की वजह से, उतना आवेशित हो जाने के बाद फिर ये और आवेश नहीं लेगा, अपने से होकर आवेश प्रवाहित नहीं होने देगा, धारा नहीं बहेगी। धारा नहीं बहेगी तो ये वाला प्रतिरोध हमारा खाली वो हाथी का दांत है, दिखाने के लिए है, उसका कोई काम नहीं है, मतलब ये अनुपयोगी है, इसका कोई रोल नहीं रहेगा। ठीक, तो ये एक विशेष बात थी जो ध्यान रखना है कि संधारित्र के आवेशित हो जाने के बाद 4 माइक्रोफैरड वाली भुजा यानी इस वाली लाइन में कोई धारा नहीं बहेगी, यानी 10 ओम से कोई धारा नहीं बहेगी, अतः यह वाला प्रतिरोध अप्रभावी रहेगा बाह्य परिपथ के कुल प्रतिरोध की गणना करने में। ठीक, अब इसके बाद आते हैं, अब बचा क्या, फिर बाह्य परिपथ का प्रतिरोध हमारा बचा 2 ओम, सेल का आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r बराबर 0.5 ओम, सेल का विद्युत वाहक बल E बराबर 2.5 वोल्ट। ठीक, अब इन मानों के साथ जब आप सेल से प्रवाहित धारा निकालोगे तो I बराबर वही पुराने सूत्र कैपिटल E बटे कैपिटल R प्लस स्मॉल r, मान हमने रखा, सरल किए तो धारा I 1 एम्पियर। अब 1 एम्पियर धारा जब बहेगी तो ये जो 2 ओम के सिरों के बीच का विभवांतर I इंटू R से निकालेंगे तो 2 वोल्ट आएगा, और यही 2 वोल्ट विभवांतर इसके और इसके सिरों के बीच होगा, क्योंकि अभी ये वाला तो हमारा अप्रभावी है, उसका कोई रोल नहीं है। यानी 4 माइक्रोफैरड वाली संधारित्र की प्लेटों के मध्य विभवांतर यही जो इसके सिरों के बीच 2 वोल्ट होगा उतना ही इसके सिरों के बीच विभवांतर होगा। अब C धारिता पता है, विभवांतर पता है, V पता है, Q का मान निकाल सकते हैं, Q बराबर CV से, तो वही हमने लिखा था कि यही विभवांतर जो 2 ओम के सिरों के बीच में प्रतिरोध के सिरों के बीच प्रकट हुआ था 2 वोल्ट का, वही विभवांतर 4 माइक्रोफैरड धारिता वाले संधारित्र की प्लेटों के मध्य होगा। अतः उसकी मतलब इस संधारित्र की प्लेटों पर आवेश का परिमाण Q बराबर CV से 4 माइक्रोफैरड गुणा 2, इसके पहले हम कई बार कह चुके हैं कि माइक्रोफैरड गुणा वोल्ट करोगे तो माइक्रो कूलाम आएगा। एक बार अलग से बदल के देख लेते हैं। मान लो हम माइक्रो को 10 की घात -6 किए तो फैरड गुणा वोल्ट दोनों ऐसा ही मात्रक हो गए। उत्तर यहाँ आवेश है कूलाम में आएगा, 4 दूनी 8 गुणे 10 की घात -6 कूलाम। चाहे तो हम इस रूप में उत्तर लिख लें या -6 है तो उसको माइक्रो कूलाम लिख लें। तो फिलहाल इस प्रश्न में बस एक सावधानी ये रखनी थी कि जिस भुजा में संधारित्र लगा है उस वाली भुजा में एक बार जब आवेश हो जाएगा संधारित्र पूरी तरह से आवेशित, तो कोई भी अगर प्रतिरोध लगा है तो उसका कोई रोल नहीं है, यानी उन प्रतिरोधों को आप इग्नोर कर सकते हो, नज़रअंदाज कर सकते हो जो संधारित्र के साथ लगे हुए हैं श्रेणी क्रम में। ठीक, किसी भुजा में। तो इस प्रश्न में बस एक विशेष बात ध्यान रखनी थी। आज के लिए बस केवल इतना ही। बाकी आप लोग नियमित पढ़ाई लिखाई करते रहिए, अपनी तबीयत का ध्यान रखिए। धन्यवाद।